नमस्कार। द जिज्ञासा के बीइंग कैंडिड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत राहत इंदौरी साहब की कुछ पंक्तियों के साथ करते हैं। किसी के वादे किसी के प्यार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। जिसने मुल्कों की तरह लोगों के दिलों को जीता हो, उसकी हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। और जिसे फूलों की तरह होठों पर सजाते हैं लोग, उसकी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। ये कहानी है एक बच्चे की, जिसकी जिंदगी शुरू हुई थी एक रिफ्यूजी कैंप से। वो रिफ्यूजी कैंप जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका के बाद कई लाख लोगों की जिंदगी को वापस पटरी पे लाने के लिए लगाया गया था। उस बच्चे के परिवार की जमीन, उनकी पूंजी, उनका सब कुछ एक ऐसे देश में छूट गया जो आधी रात को एक फैसले के बाद एक लकीर के माध्यम से पराया हो गया था। लेकिन दिनकर जी ने लिखा है ना, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस बच्चे ने हजारों चुनौतियों को पार किया। कभी अपने पिताजी के साथ टेलर की दुकान पर बैठे, कभी दूध वितरण में मदद की, कभी कोयले के काम में हाथ लगाया। लेकिन हर समय उन्होंने अपने हालातों के आगे अपने सपनों को कभी झुकने नहीं दिया। फिर चाहे वो सरकारी नौकरियों में मिली असफलता हो या जीवन के हिस्से से आए हुए लाखों कष्ट, हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखा। और आगे चलकर इन्होंने पूरे विश्व के मानचित्र पर आगरा के ताज के साथ साथ आगरा के जूते को भी हमेशा के लिए प्रसिद्ध कर दिया। फिर जो समाज से लिया था वो समाज को लौटाने के काम में निरत हो गए। हम सब अपनी जिंदगी में नायकों को खोजते हैं, कभी फिल्मों में, कभी मंचों पर, कभी किताबों में। एक ऐसे नायक को जो बहुत छोटी जगह से अपनी शुरुआत करके समाज में प्रतिष्ठित होता है और फिर समाज को वो सब लौटाने लगता है जो समाज के सहयोग से लिया है। जब ऐसा नायक, ऐसा व्यक्ति मेरे सामने बैठा है तो मेरे मुंह से उसकी कहानी सुनना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। इसलिए मैं अपनी कहानी को यहीं खत्म करता हूं और खुद उनके मुंह से सुनता हूं जिनकी ये कहानी है। तो आज मैं रूबरू होने जा रहा हूं श्री पूरन डाबर जी से, जो डाबर एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन हैं, एफमेक के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ समाज की सेवा में वर्षों से लीन हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। दी जिज्ञासा चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज सब जानते हैं आप एक सफल उद्योगपति हैं, एक समाज सेवक हैं, लेकिन ये बातें हम बाद में करेंगे। शुरू वहां से करते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। जैसा आपकी जीवनी हमने पढ़ी, जैसा कि आपकी जीवनी में मैंने पढ़ा कि विभाजन का दर्द झेलने के बाद आप लोग यहाँ आए थे, एक रिफ्यूजी कैंप में रुके थे। जिस पीढ़ी ने वो दर्द झेला है शायद वही उस दंश को जानता है, हम लोग वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे में कैंप की कौन सी स्मृतियां आपके मन में है, क्या याद आता है? देखिए, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, लेकिन फिर भी ये दिया जलता रहा। वो विभाजन की विभीषिका मैंने देखी नहीं, मैंने झेली है, देखा मेरे परिवार ने है। मेरा जन्म यही हुआ। शाहगंज में एक कस्टोडियन ने अलॉटमेंट में घर दिया, तो मेरा जन्म शाहगंज में हुआ। रिफ्यूजी कैंप 1947 में, जहाँ ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जो पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में है जी, उसमें एक प्रांत मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट देरा गाजी खान का एक छोटा कस्बा कहें या टाउन कहें, एक कोट छुट्टा कहलाता था। उसमें एक भरा पूरा परिवार था। पिताजी के चाचा और ये 7 ब्रदर्स थे। कुछ का कपड़े का काम था, कुछ का जमींदारी का काम था। एक 3 मंजिला बड़ा मकान था। मेरे एक बड़े भाई लक्ष्मण का जन्म वहीं हुआ और 2 बहनें भी साथ में आई। तो एक लंबा ये जो विभीषिका जो चली, सब कुछ छोड़ने के बाद में एक बड़ी चुनौती थी अपने आप को एस्टेब्लिश करने की। जो थोड़ी बहुत पूंजी वहां से ला सके बचा करके, उसमें कई प्रयास किए। चाचा ने कपड़े की दुकान खोली,
पिताजी ने कुछ तेल का व्यवसाय खुद करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। जी। पिताजी को उस टेलरिंग का भी अपना काम जानते थे, आता था। चाचा के सामने कपड़े की दुकान थी, दुकान खोली उन्होंने, और उसी के सामने पर टेलरिंग की दुकान खोली। शुरू में टेलरिंग में काफ़ी सफलता रही। मुझे जहाँ तक ध्यान है, जब मैंने लिया छोटा, मेरी स्मृतियाँ जो हैं, एक समय पर उस टेलरिंग की दुकान पर भी 17-18 कारीगर हुआ करते थे। जैसे मैंने एक शकूर उसका भी ये जिक्र आपने किया है इसका जीवनी में जिक्र किया है। वो अच्छे मास्टर थे। अच्छे तो लंबा एक समय तक टेलरिंग का काम अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे वो भी समय के साथ में धीमा पड़ा। तो फिर एक शाहगंज के पास इसी मलपुरा वाला गांव वाला जो रोड है ना, उसमें 12 खंबा अर्जुन नगर के पास में पड़ता है। 12 खंबा में कुछ भैंसें और कुछ गाय का दूध कढ़ाने का काम किया। एक 14 भैंसें मुझे याद हैं, ये थी भैंस और गाय। उनका दोपहर सुबह 4 बजे उठ करके दूध कढ़वाने जाते थे और दूध ला करके फिर उनको डिस्ट्रीब्यूशन का काम। मुझे 4-5 साल से अपनी स्मृतियाँ याद हैं कि दूध कढ़ाने कभी कभी पिताजी के साथ में हम भी चले जाया करते थे। सुबह सुबह जी 4 बजे जब उठते थे तो बाहर चाय की दुकान होती थी, और चाय की दुकान पर वो चाय और मक्खन वाला साथ में रस खाया करते थे। तो उसकी लालच में हम भी कभी कभी उठ जाते थे कि हम भी जाएंगे तो हमको भी एक चाय और रस खाने को मिल जाएगा। तो जल्दी उठना शुरू किया। धीरे धीरे दूध डिस्ट्रीब्यूशन में भी हाथ बटाया। उस समय उम्र क्या रही होगी आपकी? उस समय मेरी उम्र 5 या 6 साल ही रही होगी। रही होगी। बहनों की शादी 1958 में, जब छोटी बहन 13 साल की थी, बड़ी बहन 15-16 साल की थी। तो 1958 में ही बहनों की शादी हो गई। और बहनों की शादी पर हमारी देश की सरकार ने जो वहाँ से जो छोड़ करके आए थे, उसके एवज में कुछ ना कुछ दिया था। तो एक शाहगंज में एक घर अलॉट किया, और उसके साथ में ही हरियाणा का एक ग्राम सिजवाड़ी ग्राम है, तो उसमें एक 8 किला बोलते थे, 8 एकड़ होता है या 8 बीघा होता है, वो लैंड भी थी। तो बहनों की शादी के समय टाइम पर वो जमीन बेचनी पड़ी और बेच करके शादी उस समय कर सके। उसके बाद में धीरे धीरे दूध के साथ में दूध का भी जब कम हुआ, तो मेरे एक कजिन ब्रदर थे ईश्वर चंडावर, वो MES में एडमिन ऑफिसर थे। तो पिताजी को यहाँ तक भी है कि लेबर सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर सुपरवाइजर के रूप में भी काम करना पड़ा। मुझे वो अच्छी तरह से याद है कि उस लेबर सुपरवाइजर के रूप में जब मैं काम किया, तो मैं भी कई उसमें जाया करता था। धीरे धीरे फिर समय आया कि उस समय कोयले का व्यवसाय था। कोयले में हमारे पिताजी के मामा, उनका कोल डिपो था। कोल डिपो उस समय मिलता था स्वतंत्रता सेनानियों को। जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको ही कोल डिपो मिलता था। तो लालमन वाल्मीकि एक हुआ करते थे, उनके नाम से कोयले का लाइसेंस था। पिताजी मतलब पिताजी के मामा उस कोयले के लाइसेंस को काम करते थे। तो पिताजी को थोड़ी सी कोयले की जानकारी उसके बारे में थी। तो बाद में पिताजी के जो हमारे मामा थे आत्माराम जी, उनको अपना लाइसेंस मिल गया समय के साथ में। तो ये लालमन वाल्मीकि वाला लाइसेंस खाली हुआ। उस लाइसेंस को हमने लिया, हमने देख करके फिर उसको कोयले का काम शुरू किया। ये 1962-63 की बात है, तब मैं 6 क्लास में हुआ करता था। 1962-63 में जो ये काम शुरू हुआ, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी स्थितियां बेहतर हुई। उसमें कभी उतार चढ़ाव भी बहुत रहे। एक समय पर ऐसा टाइम भी आया, मात्र 3,000 रुपये की
पूंजी रह गई और 6,000 रुपये मिनिमम झरिया से, धनबाद से यहाँ तक का जो ट्रेन का किराया होता था वो भी कम से कम 6,000 रुपये होता था एक वैगन का। ओके। तो मात्र 3,000 रुपये हाथ में थे। तो 1,500 रुपये दो जनों, 1,500 रुपये हमारे एक घर में टेनेंट थे उनसे, 1,500 रुपये एक पिताजी के मित्र थे कोकाराम डोडेजा, वहीं MES में ही वो थे, उनसे लिए। तो किसी तरह से वो जुटा लिया, उसका किराया, उस वैगन का किराया देने का जुटा लिया। और वो उस समय लेकिन कोयले की मांग बड़ी थी, आते ही कोयला जल्दी बिका और उसके पैसा जो एजेंट था, हालांकि उस समय उधार देने का कोई वो नहीं था क्योंकि प्रीमियम पर होता था, लेकिन उसने भी मदद की उस समय पर। ओम प्रकाश अग्रवाल एक कोई एजेंट हुआ करते थे जो कोयला मंगाया करते थे, उन्होंने भी मदद की, उन्होंने उधार दिया, लेकिन उसका पैसा जल्दी बेच करके हमने 15 दिन में उसका चुकाया। और पीछे फिर इसमें ज़्यादा मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला, आगे बढ़ते रहे। और मैं 1962-63 से ही उसमें दुकान पर अपनी कोयले की टाल पर बैठा करते थे। कोयले के बाद में लकड़ी भी का भी शुरू हुआ, लकड़ी भी बेचना उस पर शुरू किया। तो काफी संघर्ष था उसमें, अपने हाथ से बेलचे से कोयला भरना, उसको छानना, छान करके बैगिंग करना, बैग करके, और यहाँ तक भी कि कभी ठेल वाला नहीं आया जी। और कोयला रसोई आदमी की रोक नहीं सकती। आज मेरा जो कोयला डिलीवर करता है ठेल वाला, वो नहीं आया है। तो कट्टे को हमने साइकिल पर लादा और आसपास के एरिया में, यहाँ वहाँ से लेकर के ईदगाह कॉलोनी और इवन एयरफोर्स स्टेशन तक कई बार अपने साइकिल पर भी ढोकर के चढ़ाया। इस तरह के काफ़ी संघर्ष रहे। एक बार ये भी हुआ हाई स्कूल में, ये प्राइमरी शिक्षा जो है इस गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में हुई। मॉडल स्कूल से फिर GIC में 6th क्लास में GIC में आई। और एक समय हाई स्कूल में मेरे हम फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, इसमें इंटर में सेकंड डिवीज़न ही रह गई कि लकड़ी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे थे, वो छटक करके सीधी आँख में गिरी और आँख, एक साइड की आँख से देखना उस समय बंद हुआ। एग्ज़ाम के दिन थे और नहीं पढ़ना हो पाया, तो उसमें स्कोरिंग खराब भी हुई। इस तरह के कई संघर्ष चले। ये हमने क्योंकि आप थोड़ा आगे बढ़ गए कहानी में, हमने पूरी कहानी पढ़ी। इसमें एक सवाल, क्योंकि अभी शिक्षा की बात हो रही है, तो इसमें एक सवाल मेरे मन में था जो आपकी जीवनी पढ़ी कि विस्थापन के बाद भरपूर संघर्ष आप लोगों ने देखा, परंतु उसमें लिखा है कि फिर भी आपकी माताजी ने आपको हमेशा शिक्षा से जोड़े रखा। तो मेरा एक सवाल इससे जुड़ा ये है कि आज की पीढ़ी में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, एजुकेशन की बजाय किसी तरह मनी मेकिंग की तरफ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, शिक्षा की तरफ से थोड़ा सा हटे हैं लोग। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस समय निश्चित रूप से जो इन सारे संघर्षों के बावजूद मदर का विशेष तौर पर और पिता का वह भी एक ही फोकस था कि मेरे बच्चे किसी तरह से पढ़ जाएं जी। और उन्होंने कितने भी संघर्ष हों, घर में कुछ हो या शाम का खाना हो या ना हो, लेकिन उन्होंने स्कूल में हमको कभी भी गरीब महसूस नहीं होने दिया। As a result of which you are here? कभी गरीब महसूस नहीं होने दिया। और मुझे याद है कि हमारी खाकी पैंट, खाकी निक्कर और नीली पैंट शर्ट हुआ करती थी ड्रेस की, और वो एक ड्रेस थी उस समय पर। पहले जैसे ही स्कूल से आते थे वो ड्रेस उतार करके उसको धुलवा करके और उसको आयरन करके उसके नीचे रख देती, ताकि सुबह जब मैं जाऊं स्कूल में और उस समय आकर के कच्छा पहना दिया, अंडरवियर पहना दिया, उसमें घूमो, लेकिन सुबह के लिए स्कूल के लिए जो ड्रेस जाएगी वो धुली हुई और फ्रेश ड्रेस ही जाएगी। और वो एक मानसिकता भर दी कि बच्चा वहां पर अपने आप को गरीब महसूस नहीं होना है, और पॉपलिन की अच्छी शर्ट
कोई लाना, एक होने हैं वो 2 ड्रेस होनी है, लेकिन अच्छी होनी है और वो साफ सुथरी धुली हुई होनी है। ये प्रयास बड़ा था। ना ट्यूशन पढ़ाने में भी उन्होंने कभी नहीं की। अपने टीचर्स की दूध का काम होता था, दादा छाछ पिलाना है, वो पिलाना है, टीचर्स की सेवा करनी है, वो करना है, किसी तरह से मेरा बच्चा पढ़ जाए। और उसमें कहीं ना कहीं अच्छी सफलता मिली, एक्टिव भी रहे। और एजुकेशन में मुझे नहीं लगा कि मुझे कभी कोई दिक्कत महसूस हुई हो। मेरा ये सवाल है कि जो आज की पीढ़ी धन को अधिक महत्व दे रही है शिक्षा से, उसके बारे में आपका क्या संदेश हो सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि शिक्षा किसी नौकरी का साधन नहीं है। राइट। शिक्षा सिर्फ ज्ञान का साधन है, और ज्ञान होगा तो हम 10 को नौकरी देने वाले बनेंगे। करेक्ट। और आज की लोगों ने ये समझ लिया है कि पेरेंट्स की गलती कहीं ज्यादा है जी। बच्चों की बजाय। जी। पेरेंट्स का यही मानना होता है कि मैं शिक्षा दे रही हूँ कि उसको एक सरकारी नौकरी, अच्छी नौकरी दिलानी है। एग्जैक्टली। और अगर नौकरी दिलानी है तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नौकरियां बहुत सीमित हैं। 150 करोड़ का ये देश है, और 150 करोड़ के देश में मात्र 2 करोड़ 65 लाख नौकरियां हैं। मैंने जो इतने आंकड़े देखे हैं, 35 लाख केंद्र हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिलाकर के 2 करोड़ कर्मचारी हैं लगभग। और बैंकिंग में देखें, गवर्नमेंट बैंकिंग है उसमें करीब 15 साढ़े 15 लाख है, और प्राइवेट बैंकिंग में 14 साढ़े 14 लाख। और PSUs के भी मिला लें तो ये कुल 2 करोड़ 65 लाख नौकरियां होती हैं। ये आबादी के हिसाब से देखें तो मात्र 2% या 2.5% जॉब्स जी रहते हैं। और अगर प्राइवेट वाइट कॉलर जॉब भी और मिला लिया जाए तो ये करीब लास्ट ईयर का जो आंकड़ा था वो 7.34% का था, जो गिर करके 6.94 आ गया है। तो लगातार नौकरियां गिर रही हैं। अगर पेरेंट्स उसको एजुकेशन इसलिए देंगे कि मात्र उसको नौकरी मिले, तो कहीं ना कहीं 93% के हाथ में निराशा लगने वाली है। जी। और वो सरकार को कोसते कोसते उनका समय निकल जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाएगी। नौकरी आपके अच्छे रोजगार का साधन है, कि जो आप का जो हुनर है, जो पारिवारिक व्यवसाय है, उसको व्यवस्थित करना कैसे करना है, उसको स्केल अप कैसे करना है, उसको लार्ज स्केल पर कैसे ले जाना है, उसको कहाँ तक पहुँचाना है, ये विजन बनाता है आपकी एजुकेशन। न कि एक डिग्री लेने का मात्र साधन है, और किसी तरह से डिग्री ली और हमको नौकरी में जाना है। ये गलत भ्रांति है। और ये मेरे परिवार के साथ भी था। मेरा परिवार भी यही चाहता था कि मैं किसी तरह से नौकरी में जाऊं।